इमामा इमामा शॉपिंग करने में मसरूफ़ थी जब अपने नाम की आवाज़ पर पलट कर देखा। उसके आसपास धमाके होने लगे थे, कान साई साई करने लगे, लोगों की आवाज़ें, आसपास से गुजरते लोग पस मंज़र में चले गए। तुम मेरा गिरेबान छोड़ो। वो वीडियो हकीकत थी, और एक ऐसी हकीकत जो तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगी, जिसका सबसे बड़ा गवाह तुम्हारा अपना बाप है। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। मैं तुमको अब जीते जी मारना चाहता हूँ, अजियत देना चाहता हूँ तुम लोगों को जान से मारकर। मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला तुम्हें जान से मारकर। मेरा इंतकाम सर पड़ने वाला नहीं है मिस माया। मैं तुम लोगों को जिंदा दरगोर करना चाहता हूँ, अजियतों की कब्र में जख्मों का कफन ओढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को। वैसे भी अब इस काम में कुदरत मेरा साथ दे रही है, तो इसमें मेरा क्या कसूर। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि जो काम मैं करना चाह रहा हूँ वो खुद ब खुद होता जा रहा है। भला वो मैं कैसे बताऊँ। शायान कह कहा लगाता बेयकीन नज़रों से अपनी तरफ मुतवज्जो माया को देखते हुए बोला, वो इस तरह मिसेस शायान कि अब तुम्हारा बाप बिल्कुल अकेला है। एक तरफ बेटे के मरने का गम है, तो दूसरी तरफ बेटी के घर से फरार हो जाने का। इस वक्त उसके दुख में उसका अपना कोई भी उसके साथ नहीं। और यही तो मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हें अजियत पहुँचे, जब मैं दर्द दूँ तुम्हें, तो तुम्हारे साथ भी तुम्हारा कोई अपना ना हो। सब तुम्हें धुतकार दें, गालियाँ दें, कोसें, जलील और रुसवा करें, पत्थर मारें, राह चलता तुम पर थूके, तुम्हारा बाप तुम्हारे वजूद को एक गाली समझे। और माया जफ़र खान, अजियत से तड़प तड़प कर तुम मौत की दुआ मांगो और मौत ना आए तुम्हें। फिर मैं तुम्हारे बाप से पूछूंगा कि इज्जत को ठेस लगी है। अब कैसा महसूस कर रहे हो। यकीनन तुम्हारा बाप तो बहुत अच्छा महसूस करेगा, क्योंकि बेगैरत लोगों की चटाख। माया का हाथ शायान के चेहरे पर निशान छोड़ गया था। मैं अपने बारे में सब कुछ सुन सकती हूँ। अगर मेरे बाप को कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी बुरी तरीके से पेश आऊंगी। माया उंगली उठाए वार्न करनी माया उंगली उठाए वार्न करती पलटने ही लगी थी, लेकिन शायान की पूरी कुव्वत से उसके बालों को जकड़े हुए खींचने पर माया कराहती हुई पलटी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुमने मेरी मर्दानगी को जख्मी किया। तुम पछताओगी मुझे थप्पड़ मारकर। जो रियायत मैं तुम्हें कभी देने का सोच सकता था ना, अब उसे भी भूल जाओ माया खान। अब मैं तुम्हें दोहरा अजाब दूंगा। तुमने शायान को थप्पड़ मारा है, डॉक्टर शायान अब्दुल हादी को। शायान माया के गालों पर तमाचे रसीद करता उसे धक्का देते टेबल पर रखे शीशे के गुलदान की तरफ मुतवज्जो हुआ। नाजुक शीशे का गुलदान फर्श पर बिखरा अपनी नाकदरी पर रो रहा था। जान से मार दूंगा मैं आज तुम्हें। एक कांच शायान के हाथ में था। शायान ने उसे इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसका हाथ खुद का भी जख्मी हो गया। बंद मुट्ठी से खून के कतरे नमूदार हो रहे थे। माया मारे खौफ के पीछे हटती जा रही थी। शायान पर उस वक्त वहशत तारी थी, मर्दानगी पर कारी ज़र्ब लगी थी उसके। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर हाथ उठाने की। मैं तुम्हारे सारे ख़ानदान को ख़त्म कर दूंगा, जान से मार डालूंगा मैं तुम्हें। जब मर्द औरत पर हाथ उठाता है तो उसे उस वक्त ये मालूम नहीं होता कि उसकी भी कोई इज्जत है, उसे भी दर्द होता है। अपनी मर्दानगी तो हमेशा याद रहती है। कभी ये भी सोचा है कि जैसे हम दुनिया के सामने जलील और रुसवा कर रहे हैं जिन लोगों को, उनकी भी कोई इज्जत है। मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा, लेकिन तुमने तो पूरी दुनिया के सामने मुझे बदनाम कर दिया। मुझे अगवा करके लेकर आए हो, मेरी कोई इज्जत नहीं थी। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हें अगवा जिन हालात में किया था ना, वो तुम अच्छे से जानती हो। अगर मैं तुम्हें अगवा ना करता, ज़बरदस्ती अपने साथ ना लेकर आता ना, तो आज कितने ही लोगों की हवस का सामान बन चुकी होती तुम। नोच नोच कर तुम्हारी खाल खा चुके होते कितने ही बेसब्रे। बिल्कुल महफूज थी तुम यहाँ। यहाँ तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई। मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था तुम्हारे साथ। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे रोक सकता। तुम मेरी पनाह में 2 दिन रही हो, लेकिन तुम्हें इज्जत से रखा। हालांकि तुम मेरी दस्तरस में थी। मैं हलाल रिश्ता कायम किए बगैर भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरे इंतकाम में हवस कहीं भी नहीं है माया खान। मेरे इंतकाम में सिर्फ जुनून है। और रही बात दुनिया भर में बदनाम करने की, तो वो तुम्हारे घर वालों ने मीडिया पर खबरें दी हैं। तुम्हारे भाई के काले करतूतों ने तुम्हें पूरी दुनिया के सामने खड़ा किया। फिर किस हक से तुम मुझे मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही हो मैडम। माया को लाजवाब करता हुआ ये शख्स अपने हाथ से कांच का टुकड़ा फेंकता वार्डरोब की तरफ बढ़ गया।
माया शायान की पुश्त तकती रह गई। ये शख्स क्या है, मुझे समझ नहीं आती इसकी। कभी जान लेने पर तुल जाता है और कभी जान बचाने पर। धूप छाँव जैसा ये शख्स मेरी मोहब्बत है, और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी मुझे नफ़रत भी इस इंसान से बेपनाह है। माया शान को देखते ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई, कुछ कहा तुमने? शायान माया की बुड़बुड़ाहट पर पलटते हुए सवालिया नज़रों से देखता आगे की तरफ बढ़ने लगा। माया भी खुद को भारी ज्वेलरी से आज़ाद करने के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई थी। उकब में शायान के अक्स को अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर एक लम्हे के लिए ठिठकी, लेकिन अगले ही लम्हे वो अपने आप को संभाल चुकी थी, और बहुत अच्छे से। जफर साहब, माया का कोई पता नहीं चल रहा। क्या पक्का किसी के साथ दुश्मनी थी, या माया का किसी के साथ अफेयर? शट अप हमीद, ऐसा कुछ नहीं है। माया बहुत अच्छी लड़की है और मैं अच्छे से जानता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे बता चुकी होती, और मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। ये सब फर्रुख का किया धरा है जो हमारे सामने इस तरह से आ रहा है। उसे गुंडों ने कहीं छुपा कर रखा है। हो सकता है पैसा हासिल करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। जफर साहब अफसोस से सर मलते सामने बैठे डीएसपी हमीद को डपटते हुए गोया हुए, लेकिन हमने उनके तमाम अड्डों पर रेड की है, हमें कहीं से भी माया का पता नहीं चला है सर। आप प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। क्या माया की किसी लड़के के साथ दोस्ती थी? जफर साहब प्लीज़, हमें तफ्तीश करनी है, फिर हमें कुछ मालूम होगा ना, वरना कुछ मालूम नहीं होगा। माया एक प्रोफेशनल डॉक्टर है और उसकी फील्ड में हर तरह के इंसान हैं, मर्द औरतों में उठना बैठना। उसका किरदार सबके सामने है, हर तरह के लोगों से उसका सामना होता था, गुफ्तगू होती थी। किसी एक के बारे में तो मुझे नहीं पता है कि कौन उसके ज़्यादा करीब था। कोई ऐसा एक इंसान जिसे माया की गहरी दोस्ती हो या मोहब्बत वगैरह? नहीं। माया फ्रेंडली नेचर की है, सबसे दोस्ती कर लेती है, सबसे फ्रेंडली होकर मिलती है। कोई ख़ास दोस्त आज तक मैंने देखा नहीं, और ना ही मैं मिला हूँ उसकी किसी दोस्त से। क्या आपने कभी उसके किसी दोस्त को अपने घर में देखा हो? आई मीन जिसका उसके पीछे उसके घर आना जाना हो, ज़्यादा आना जाना हो? नहीं। डॉक्टर शायान एक बार आए थे जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और फ़रूख की वफ़ात पर आए थे। अभी चंद घंटे पहले भी मुझसे मिलने आए थे, माया के बारे में मुतफ़िक्र थे। वो और माया एक दूसरे को पसंद करते हैं। शायान भी काफ़ी भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन कोई बेहतर नतीजा अभी तक नहीं निकला। शायान, डॉक्टर माया के दोस्त डॉक्टर शायान, आपके कहने के मुताबिक शायान उसके करीब है और मोहब्बत करते दोनों। फिर मेरे ख्याल में आप एक दूसरे की एक्टिविटी और फ्रेंड्स गैदरिंग के बारे में भी ज़रूर जानते होंगे। हमें डॉक्टर शायान से तफ्तीश करनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? डीएसपी हमीद सवालिया नज़रों से जफ़र साहब को देखने लगे, जो मुत्तफ़िक नज़र आ रहे थे। अब जैसे आपको ठीक लगे। मुझे मेरी बेटी चाहिए हमीद साहब, हर हाल में। मैं शायान को कॉल करता हूँ, वो फारिग होते ही आ जाएगा। जफ़र साहब टेबल पर रखे मोबाइल की जानिब हाथ बढ़ाते हुए बोले, नहीं, हमें उनके घर खुद जाना चाहिए, आप भी साथ चलिए। डीएसपी टेबल से अपनी कैप उठाते उठ खड़ा हुआ, और जफ़र साहब भी उनके पीछे पीछे उनके साथ ही कदम बढ़ाते गेस्ट रूम से निकलकर पोर्च की जानिब बढ़ गए। डॉक्टर शायान घर पर हैं क्या? बुलाइएगा उन्हें, डीएसपी ने चौकीदार से पूछा, जो पुलिस मोबाइल देखकर एकदम से ठिठक गया था। जी, वो तो ड्यूटी पर गए हैं। खैरियत, आप लोग यहाँ जब आएँ तो उन्हें बता दीजिएगा कि डीएसपी हमीद ने आपको पुलिस स्टेशन तलब किया है। जी बेहतर। चौकीदार सर इस बात में हिलाते वापस अपनी जगह पर बैठ गया। डीएसपी हमीद गहरी नज़रों से घर का जायजा लेते अपनी गाड़ी की सिमत बढ़े। हमीद, क्या ये बेहतर है? हम माया के केस में उसके अजीज़ दोस्त पर शक कर रहे हैं, ठीक रहेगा, लेकिन पुलिस के लिए अजीज़ और दुश्मन कोई मायने नहीं रखते जफ़र। हमें अपनी तफ्तीश मुकम्मल करनी है, और हमें हर उस इंसान पर शक है जो उसके करीब था, है या कभी था। और तुम्हारे मुताबिक शायान उसके करीब है। क्या ये मुमकिन नहीं कि शायान माया के बारे में कुछ मालूमात रखता हो जो हमारे लिए बेहतर साबित हो, और हमें माया तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल जाए? ठीक है, लेकिन जो कुछ भी करो जल्दी करो। माया को अगवा हुए एक हफ्ता होने को है, जबकि लड़की ज़ात का एक लम्हा भी किसी और की गिरफ्त में रहना उसकी बदनामी का सबब बन जाता है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। अभी मैं बहुत फ़िक्रमंद हूँ हमीद, जल्दी ही कुछ करो। मेरी बच्ची मुझ तक पहुँचनी चाहिए, और वो भी बहुत जल्द। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जफ़र, तुम फिक्र मत करो, हम जल्द ही उसका पता लगा लेंगे। जफ़र इस बात में सर हिलाते रोड पर नज़र डालते गहरी सोच में गर्क हो गए। सुना है तुम्हारा बाप आया था?
क्या मिल ली तुम उससे? माया खिड़की के पर्दे हटाते डूबते सूरज पर नजरें जमाए उदास शाम का ही एक हिस्सा लग रही थी। शायान माया के करीब आए, खिड़की के दूसरी जानिब जगह संभालते कनखियों से माया के उदास चेहरे का तवाफ करते बोला, बाबा, क्या बाबा आए थे आज? आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे मिलवाया क्यों नहीं उनसे? शायान, आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? एक तरफ मुझसे मोहब्बत के दावेदार हैं और अब आप मुझे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दे रहे हैं। मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था ना, फिर क्यों आप मेरे साथ इस तरह बिहेव करते हैं? मुझे तकलीफ़ होती है शायान, मुझे कभी बाबा ने डांटा तक नहीं था और यहाँ मैं इतना तशद्दुद सह रही हूँ। आप मेरे शौहर हैं, भले खुशी से या ना खुशी से ये रिश्ता जिन भी हालात में बना है, लेकिन मेरे तमाम जुमला हकूक़ आपके नाम हो चुके हैं। क्या उस रिश्ते का भी एहसास नहीं है आपको? माया खुद तरसी की इंतहा पर पहुंचती अजियत से बोली थी, बस या अभी और भी तकरीर करनी है तुमने? शायान गोया नाक से मक्खी उड़ाते बेजारियत से बोला। माया उसके सर्द लहजे पर खून के घूंट पीकर रह गई। फिक्र मत करो, तुम्हें जल्दी तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। शायान का जुमला माया का सेरों खून बढ़ा गया। वाकई शायान, आप सच बोल रहे हैं ना? आई कैंट बिलीव इट। थैंक यू सो मच शायान। माया खुशी के मारे झूम उठी थी, पुरजोश होती चंद कदम शायान के नज़दीक हुई। शायान की नज़र खुशी से दमकते माया के चेहरे पर ठहर गई। बहुत नाजुक और दिलकश फूल है जिसे तुम अपनी इंतकाम की आग में झुलसा रहे हो। शायान के दिल ने उसे डपटा था। शायान माया के चेहरे से नज़रें हटाए सूरज की ओर देखते अपने अंदर कहीं बहुत दूर गहरा दर्द महसूस करने लगा था। नहीं, उसके बाप ने तेरी माँ की ज़िंदगी जहन्नुम बना दी थी। ये दुनिया मेरी माँ पर तंग कर दी थी, ज़िंदगी तंग कर दी थी मेरी माँ की, जीना दुश्वार कर दिया था। मैं इस इंसान को छोड़ दूँ? मैं कैसे इस इंसान से बदला ना लूँ जिस कदर वो सुकून से जी रहा है? मेरी माँ को हमेशा के लिए गहरी नींद सुलाकर मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। शायान के माथे की रगें उभरी थीं और माया उसके पल पल बदलते तासुरात देखकर खौफजदा होने लगी। इसमें माया का क्या कसूर है शायान? गुनाह उसके बाप ने किया तो उसके गुनाह की सज़ा उसकी बेटी को क्यों? क्या तुम नहीं जानते कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता? क्या इस्लाम ने इस बात के बारे में कुछ वाज़ेह नहीं किया कि बाप के गुनाह की सज़ा बेटे को नहीं मिलेगी और बेटे के गुनाह की सज़ा बाप को ना दी जाएगी? जो गुनाह करेगा उसे ही अपने गुनाह का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर तुम किस खाते में उस मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? चुप हो जाओ, खामोश, बिल्कुल खामोश। शायान अपना सर हाथों में गिराए अपने बाल जकड़ते बुलंद आवाज़ में चीखने लगा। माया शायान के अचानक चीखने पर मारे तशवीश के पानी का ग्लास थामे उसके करीब आई। शायान माया से नज़रें मिलाए बिना पानी का ग्लास थामे एक ही जस में खाली करता वापस माया को थमाए। पल ही पल में नज़रें उठाए उसके सरापे का गहरा जायजा लेते नज़रें चुरा गया। क्या बात है, आज नज़रें मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं रही? इतनी जल्दी क्यों हिम्मत हार रहे हैं? अब आप अपने जुल्म की इंतहा आजमाइए और मैं अपना सब्र आजमाऊंगी शायान साहब। माया ग्लास टेबल पर रखते तल्खी से बोली। शायान ने माया की पुश्त को देखा, अब उसका रुख पलटकर शायान के सामने था। माया की नज़रों में काट थी, लब तल्खी से मुस्कुरा रहे थे, आंखें उदास और वीरान थी जैसे कई रातों से ना सोई हो। और ये सच था, माया चंद दिनों से सोई ही नहीं थी। माया, तुम्हें पता है ये घर कौन सा है? मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? मेरी अजियत, मेरी वहशत, जनूनियत में हद दर्जा इजाफा क्यों हो जाता है इस घर में कदम रखते? शायान माया के तल्ख लहजे को नज़रअंदाज करता बेबसी से बोला। माया शायान की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। इमामा, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा इंतज़ार, मेरी जाँ गुसल रातों का अजर, मेरी दुआ की कबूलियत, सद शुक्र आज तुम मेरे सामने ज़िंदा खड़ी हो। मेरा दिल कहता था कि तुम ज़िंदा हो इमामा, कोई मेरा यकीन नहीं करता था, लेकिन मुझे पता था तुम जिंदा हो, मेरे पास, मेरे आस पास हो, लेकिन मेरी नज़रों से ओझल हो। मुझे सब पागल समझते थे, लेकिन देखो मेरी मोहब्बत ने मुझे मायूस नहीं होने दिया। मेरी मोहब्बत मुझे मुत्तला करती थी कि मेरा दिल तुम्हारी ज़िंदगी का गवाह था, गवाही देता था तुम्हारे ज़िंदा होने की। मेरा दिल, इमामा मैं तुम्हें बताऊं, मैं इश्क करने लगा हूँ तुमसे। बहुत तलाश किया है मैंने तुम्हें, बहुत दुआएं मांगी हैं और आज मेरी दुआ कबूल हो गई और देखो तुम मेरे सामने हो। इमामा वादा करो अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी। प्लीज़ इमामा, मैं मर जाऊंगा अब अगर तुम मुझे छोड़ कर गई तो मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इमामा, मुझे मरने से बचा लो, मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। प्लीज़ इमामा, मुझे मत छोड़ना। इमामा, इब्तिहाज आप ठीक तो हैं? और ये इमामा इमामा क्या लगा रखी है आपने?
آپ کو سوتے میں بھی سکون نہیں ہے کیا؟ میری زندگی تو جہنم بنا ہی دیا اس عورت نے۔ اب دوبارہ اگر امامہ کا نام بھی لیا تو جان سے مار دوں گی میں خود کو بھی اور تمہارے بچے کو بھی۔ ابتہاج گہری نیند سے نوین کے چلانے پر اٹھا تھا۔ رات کے آخری پہر نوین کی دھمکی ابتہاج کے اوسان خطا کر گئی تھی۔ سوری نوین، لیکن میرا خود پر اختیار نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں نیند میں کیا بول رہا تھا۔ ریئلی سوری، اور پلیز دوبارہ مرنے کی بات مت کرنا۔ ابتہاج اپنی غلطی کا احساس ہوتے معذرت کرتا رخ دوسری جانب کیے لیٹ گیا۔ ایک آنسو چپکے سے ابتہاج کا گال بھگو گیا، پھر اس کی تقلید میں دوسرا اور پھر تیسرا۔ درد آنکھوں کے راستے تکیے میں جذب ہونے لگا۔ خواب، یہ خواب حقیقت پر مبنی کیوں لگتا ہے مجھے؟ امامہ، مجھے اتنا تو معلوم ہو گیا ہے کہ تم زندہ ہو، لیکن کیا میں تم تک پہنچ پاؤں گا؟ میں نہیں رہ سکتا امامہ تمہارے بغیر، میں مر جاؤں گا۔ پلیز تم لوٹ کیوں نہیں آتی میرے پاس؟ ابتہاج اذیت کی انتہا کو چھوتے اپنے بال دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑے سوچنے لگا۔ ایک نظر نوین پر ڈالی جو دوبارہ سو چکی تھی۔ ابتہاج کی آنکھیں نیند سے پاک تھیں۔ ابتہاج بیٹا، میں نے پارٹی والے دن ہادی کو ڈنر کے لیے انوائٹ کیا تھا، لیکن اس نے مجھے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ تم نے بات کی ہادی سے؟ اسے فیملی سمیت ڈنر پر بلا لو، مجھے اس کی فیملی سے ملنے کا بہت من ہے۔ کافی سلجھی ہوئی فیملی سے لگتا ہے، شوق ہے، پر ہر کسی کے دل میں سما جانے والا۔ ماشاءاللہ بہت قابل بچہ ہے، ہمیں ان کی فیملی سے بھی اچھے تعلقات بنا کر رکھنے چاہیے۔ ہماری کمپنی کے لیے یہ اچھا ہے کہ تعلقات مضبوط رہیں ہمارے۔ ساریہ بیگم ایک بار پھر ہادی نامہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ ابتہاج اخبار کے اوپر سے ان کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ میں نے کچھ بولا ہے ابتہاج، اور تم ہنس کر بات اڑا رہے ہو؟ موم، میں 1000 بار اصرار کر چکا ہوں اس آدمی سے، لیکن وہ ہر بار انکار کر دیتا ہے۔ اس کی وائف آنے کے لیے رضامند نہیں، لیکن کیوں؟ اس کیوں کا جواب تو ہادی کے پاس بھی نہیں ہے موم، پھر میں کیسے اس کیوں کا جواب دے سکتا ہوں؟ لیکن پلیز موم، اگر وہ نہیں آنا چاہتی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہادی بھی بے بس ہے، وہ بھی آنا چاہ رہا ہے لیکن اس کی وائف کسی طور نہیں مان رہی۔ ابتہاج ساریہ بیگم کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ ابتہاج اخبار اپنے چہرے کے سامنے پھیلائے پھر سے مصروف ہو گیا۔ ساریہ بیگم بھی کندھے اچکاتے لان میں لگے پھولوں کو محویت سے دیکھنے لگی۔ ہادی آفس میں مصروف تھا جب اس کے موبائل پر کسی کی کال آئی تھی۔ اسکرین پر ابتہاج کا نام چمک رہا تھا۔ ہادی فائل ایک طرف رکھتے موبائل کان سے لگائے مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا اسے ابتہاج سے کیا سننے کو ملنے والا ہے۔ السلام علیکم، ہادی نے سلام میں پہل کی تھی۔ دوسری جانب ابتہاج کی مصنوعی خفگی سے بھرپور آواز اسپیکر سے گونجی۔ وعلیکم السلام۔ ہادی، تم نے موم کی دعوت کے سلسلے میں کوئی رسپانس نہیں دیا، بھابھی کو اتنا چھپا کے کیوں رکھا ہوا ہے یار؟ موم روز مجھے ہدایت کرتی ہیں کہ میں تمہیں دعوت کے لیے رضامند کروں، لیکن تم ہو کہ ہر بار ٹال دیتے ہو۔ یار ابتہاج، میں نے کل بھی تمہاری بھابھی کو منانے کی کوشش کی، الٹا وہ تم لوگوں کو دعوت پر بلانے کا کہہ رہی ہے، خود آنے کے لیے رضامند نہیں۔ ایسا کرو تم ہماری طرف آ جاؤ، میری فیملی سے بھی مل لینا، شاید ہی ممکن ہو کہ تمہاری بھابھی مانے۔ اسے آفس اور فنکشن سے کوئی سروکار نہیں۔ ہادی گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائے نیم دراز سا ہوتے ہوئے بولا تھا، نہیں یار، میں تمہاری دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہادی کی آنکھیں مارے حیرت کے کھلی رہ گئیں۔ مجھے بزنس کے سلسلے میں 1 ماہ کے لیے امریکہ جانا ہے، تو مشکل ہے یار، سوری۔ ارے واہ، کب جا رہے ہو؟ اس سے پہلے ایک اچھا سا یادگار ڈنر ہو جائے۔ ہادی شوق لہجے میں بولا تھا تو ابتہاج بھی مسکرا دیا۔ کل رات کی فلائٹ ہے اور ڈنر امریکہ سے واپسی پر ڈان۔ دونوں کا کہا آفس میں گونجا تھا۔ ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہادی ایک بار پھر فائلز پر جھک گیا تھا، پھر اس کا موبائل گونجا تھا۔ اب کون ہے بھائی؟ ہلو، عبدالہادی اسپیکنگ۔ ہادی نام دیکھے بنا موبائل کان سے لگائے فائلز پر جھکا رہا۔ مسز ہادی اسپیکنگ۔ امامہ کی شوخ آواز موبائل سے گونجی تھی۔ او ریئلی؟ جی فرمائیے محترمہ، کیا کام ہے؟ ہادی فائل سے نظریں اٹھائے کاروباری لہجے میں بولا، آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ امامہ دانت پیستے بولی، معذرت، شاید آپ غلط نمبر پر کال کر چکے ہیں۔ ہادی کی بات پر امامہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ ہادی امامہ کی ہر ادا سے واقف تھا۔ تصور کی آنکھ سے امامہ کا فق چہرہ دیکھتے زیر لب مسکرا دیا، جی بالکل، نمبر غلط مل گیا تھا، سوری۔ امامہ ہادی کی شرارت سمجھتے کھٹ سے فون بند کر گئی۔ اگلے ہی لمحے امامہ کا فون جگمگانے لگا۔ اسکرین پر ہادی کا نام جگمگا رہا تھا۔ فون کیوں بند کیا؟ غلط نمبر تھا، اس لیے۔ امامہ بھی فرصت سے بیڈ پر پاؤں پھیلاتے شرارت سے بولی،
ओह अच्छा, अब तो सही मिल गया है ना, बताओ क्या कहना था। और हाँ, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ, तुम शॉपिंग के लिए चली जाना। मैं इस वक्त बहुत मसरूफ़ हूँ, वरना अपनी खिदमत ज़रूर पेश करता आपको। हादी फाइल के सफ़े पलटता मसरूफ़ अंदाज में बोला था। जी इसीलिए फ़ोन किया था कि ड्राइवर को मत भेजें। क्यों, क्या हुआ, शॉपिंग के लिए नहीं जाना? नहीं, आज नहीं जाऊंगी, दिल नहीं है, फिर किसी दिन चली जाऊंगी। और मुझे आपके साथ ही जाना है, मुझे ड्राइवर के साथ नहीं जाना। अरे ये क्या बात हुई, अभी रात को तो तुम बिल्कुल तैयार थी और मैं अभी बहुत मसरूफ़ हूँ, लेकिन अब नहीं हूँ ना तैयार। आप जब फ्री हो तब चले जाएंगे। इमामा सोए हुए शायान पर एक नज़र डालते बोली। लेकिन तुम्हारे बकौल शायान की शॉपिंग बहुत ज़रूरी है, उसका क्या करोगी? मैं मैनेज कर लूँगी, कुछ ही दिन की तो बात है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। शहजादा क्या कर रहा है हमारा? सो रहा है आपका शहजादा। चंद बातों के बाद खुदा हाफिज के तबादला होते राब्ता मुनक़ता हो गया। इमामा मोबाइल साइड पर डालते वार्डरोब के सामने जा खड़ी हुई। नवीन, नाराज़ हो मुझसे? इब्तहाज को पैकिंग करती नवीन कुछ अफसुर्दा नज़र आ रही थी। नहीं तो मैंने क्यों नाराज़ होना है? नवीन चौंकते हुए बोली। फिर तुम अफसुर्दा क्यों लग रही हो मुझे? नहीं, मैं ठीक हूँ, आपको गलत लग रहा है। नवीन ज़बरदस्ती अपने होंठों पर मुस्कुराहट सजाए बोली, उसे मुतमईन करने के लिए। नवीन, तुम्हारी मुस्कुराहट खोखली है, बताओ तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कल बहुत हर्ट किया ना तुम्हें? इब्तहाज जल्द ही नवीन की अफसुर्दगी का सबब मालूम कर चुका था। नहीं, मैं हर्ट नहीं हुई। आपकी लाइफ है, आप उसे जी सकते हैं, मैं आपको आज़ाद कर दूंगी। फिर आप इमामा के पास जाएं या किसी और के पास, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नवीन के सख्ती से भिंचे लबों से एक आह खारिज हुई। नवीन, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया था। न जाने कैसे नींद में इमामा को पुकारने लगा। प्लीज़ मुझसे दूर होने की बात मत करो नवीन, तुम मेरी बीवी हो, मेरे वजूद का हिस्सा। मैं तुमसे कट कर कैसे रहूँगा? इब्तहाज तड़प कर नवीन के मुकाबिल खड़े होता, उसका चेहरा हाथों में लिए बोला। लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकती अब इब्तहाज। मैं एक बटे हुए इंसान के साथ सारी ज़िंदगी कैसे रह सकती हूँ, जिसे अपनी बीवी से लगाव ना हो और गैर औरतों को नींद में भी कभी भूल ना पाए। नवीन सख्ती से इब्तहाज के दोनों हाथों को अपने चेहरे से हटाती कमरे से बाहर निकल गई। इब्तहाज हिलते दरवाजे को देखने लगा, जो नवीन के जोर से बंद होने पर चरचरा रहा था।